चलिए, भारतीय स्वतंत्रता और संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में आज हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारे पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि किस तरह से भारत लगातार ब्रिटिशर्स के हाथों निकलता चला जा रहा था। अक्सर हमारे दिमाग में ये आता है कि अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी दे दी, लेकिन सही मायने में जो परिस्थितियाँ मैंने आपसे चर्चा की थी, उनसे यह प्रमाणित था कि भारत में रहना अब ब्रिटिशर्स के लिए भी घाटे का सौदा बन चुका था और विश्व स्तर पर परिस्थितियाँ बदल चुकी थीं और यही निर्णय लिया जा रहा था कि कॉलोनियलिज्म को नियो कॉलोनियलिज्म से रिप्लेस कर दिया जाए। उसी को देख करके 1945 से 1947 की पॉलिटिक्स में प्रत्येक कदम अंग्रेज़ों के द्वारा उठाया गया। ऐसे में सबसे पहली घटना जो बड़ी थी वो 1945 दिसंबर से 1946 के शुरुआती महीनों में होने वाले भारत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज चुनाव थे। ये चुनाव इसलिए कराए गए थे क्योंकि जून 1945 में लॉर्ड वेवल के द्वारा दिया गया वेवल प्लान शिमला की कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस होने के बाद फेल हो चुका था और वेवल प्लान भारत को मान्य नहीं था। ऐसे में ब्रिटेन में सरकार बदली, वहाँ पर कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट चली गई और लेबर पार्टी की सरकार आई। प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल को रिप्लेस किया क्लीमेंट एटली ने, और क्लीमेंट एटली की अपनी पोजीशन पर आने के बाद भारत से हितैषी रखने वाले जितने भी ऑफिसर्स थे उनको भारतीय सब्जेक्ट से डील करने के लिए अपॉइंट किया गया, जैसे कि सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया लियो एम्बरी को रिप्लेस करके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को अपॉइंट किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट घटना थी। ऐसे में क्लीमेंट एटली के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि फौरी तौर पर भारत में जो पेंडिंग चुनाव हैं वो करा लिए जाते हैं। उन्हीं चुनाव के बेसिस पर आगे आने वाले समय में भारत में किसी भी तरह का यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑब्ज़र्व करनी होंगी, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास इंडिया में सपोर्ट है। तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को असर्टेन करने के लिए हमें इलेक्शंस कराने ज़रूरी हैं, वो हम करा लेते हैं। ऐसे में 1945 दिसंबर 46 जनवरी के बीच के चुनाव वो हुए। नतीजे बिल्कुल उसी तरह के आए जिस तरह का पिछले 5 साल में माहौल बनाया जा रहा था। कांग्रेस ने यकीनन ही अनरिजर्व्ड सीट के ऊपर, यानी कि सीधी भाषा में कहूँ तो नॉन मुस्लिम सीट्स के ऊपर, जनरल कैटेगरी सीट्स के ऊपर अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। 91.3% वोट शेयर रहा उनका। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 102 में से 57 सीट्स आई उनकी। ये बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन था। ऐसे में मुस्लिम लीग भी इस बार अपने 1937 के प्रदर्शन को पूरी तरह से रिवर्ट करते हुए ज़बरदस्त प्रदर्शन दे करके गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 की 30 मुस्लिम सीटों पर विजयी घोषित हुई। अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, 86.6% वोट शेयर उन्हें मिला, जो टोटल कंट्री वाइड जितनी भी डिफरेंट प्रोविंसेस में मुस्लिम सीट्स थी उनमें 509 में से 442 सीट्स मुस्लिम लीग ने ली। तो ऐसे में मुस्लिम लीग की जगह अब मजबूत हो चुकी है। एक स्तर पर अब वो कांग्रेस के बराबर आ चुकी है। मोहम्मद अली जिन्ना को ऑलरेडी वेवल प्लान के दौरान ही महात्मा गांधी के बराबर का एक तरह से अंग्रेज़ों ने दर्जा दे दिया है, क्योंकि वेवल प्लान को ख़त्म करने का निर्णय ही लॉर्ड वेवल ने उस वक़्त इसलिए लिया था क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कुछ बातों पर अड़ गए थे, और उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो यह चाहते थे कि जो फौरी तौर पर वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना है उसमें जो सीट्स मुस्लिम के लिए रिज़र्व रखी गई हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट नॉमिनेट करने का अधिकार मुस्लिम लीग को होगा। और दूसरा, वो वीटो पावर चाहते थे कि अगर कोई निर्णय मुस्लिम समाज के विरुद्ध जाता है, ऐसा लगता है उन मुस्लिम मेंबर को जो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठेंगे, तो फिर उस निर्णय को यदि पास कराना है तो 2/3 मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए। कांग्रेस की इन चीज़ों पर आपत्ति थी। कांग्रेस भी चाहती थी कि वह खुद भी मुस्लिम कैंडिडेट नॉमिनेट करे, क्योंकि वो एक कास्ट हिंदू पार्टी नहीं कहलाना चाहती थी। कांग्रेस ये चाहती थी कि अगर बराबर की सीटें मिल चुकी हैं मुस्लिम्स को, हिंदूज़ को और सबको, तो ऐसे में
किसी तरह की कोई वीटो का प्रोविज़न नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। इन बातों पर वो जो डेडलॉक था, उस डेडलॉक के बेसिस पर लॉर्ड वेवल ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को तरजीह देते हुए पूरा का पूरा वेवल प्लान ख़त्म कर दिया, जबकि उनका वायदा कांग्रेस प्रेसिडेंट से ये था कि यदि कोई भी पार्टी विलफुली प्लान को आगे नहीं बढ़ने देगी, हम उस पार्टी को कंसिडर किए बिना प्लान को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मुस्लिम लीग का ये जो स्टेचर बढ़ाया गया है तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा, उसका नतीजा सीधा चुनावी नतीजों में नज़र आया। मुस्लिम लीग की अच्छी पकड़ लोगों के बीच में बन चुकी थी। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये निकल कर के आता है कि भारत में चुनाव हो जाने के बाद अंग्रेज़ी सरकार ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस में क्या कदम उठाए। तो सबसे बड़ा कदम जो उनके मुताबिक है वो है कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन की अपनी एक स्कीम प्रोवाइड की गई। उस स्कीम में भारत को यूनाइटेड रखा गया, पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई। लेकिन वो यूनाइटेड भारत में सभी प्रोविंसेस के सेक्शंस बनाए गए और वो सेक्शन ए बी सी कुछ इस तरह से बनाए गए कि सेक्शन ए में 6 नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस डाली, सेक्शन बी में नॉर्थ वेस्ट की 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस डाली और सेक्शन सी में नॉर्थ ईस्ट की 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस उन्होंने डाली। और ये कहा गया कि हर प्रोविंस अपने लेवल पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। प्रोविंसेस आपस में मिल के जो उनका सेक्शन है उस पूरे सेक्शन के लिए एज ए रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं और सभी तीनों सेक्शन मिल कर के पूरे देशव्यापी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर मिलाकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान मैं पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिलीवर कर चुका हूँ, क्योंकि आज के लेक्चर में मुझे आगे बढ़ना है क्लीमेंट एटली की स्टेटमेंट और माउंटबेटन प्लान, जिसको एनफोर्स करने के लिए आएगा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और देश आज़ाद हो जाएगा। आज भारत की स्वतंत्रता का अनुभव हम इस लेक्चर में करेंगे, इसलिए मैं ये सारी ग्राउंड्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में किन चीज़ों को कंसिडर किया गया। तो कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर के शुरुआती तौर पे मुस्लिम लीग भी अपना असेंट देती है, उसे स्वीकार करती है। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग की स्वीकृति आ जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग ये मान रही होती है कि सही मायने में हमने जैसा पाकिस्तान मांगा था, इसको अगर हम ध्यान से कैबिनेट मिशन प्लान को ऑब्ज़र्व करें तो 3 प्रोविंसेस अगर उस समय की बात करें तो 3 प्रोविंसेस अगर नॉर्थ वेस्ट की ले ली जाएं और 2 अगर नॉर्थ ईस्ट की ले ली जाएं, तो जितना बड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग चाह रही थी एक तरह से इम्प्लिसिटली उस कैबिनेट मिशन प्लान में उतना पाकिस्तान दे दिया गया था। 3 2 5, और अगर 3 के अंदर मैं पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर अगर मैं बलूचिस्तान भी जोड़ता हूँ हाई कमिश्नर एरिया, तो फिर 4 और 2 पूरा का पूरा 6, तो 6 ही प्रोविंसेस ये हो जाती हैं। 6 ही सेक्शन ए की प्रोविंसेस थी। वो ऐसा सपना इसलिए देख रहे थे क्योंकि उसमें एक प्रोविज़न था कि 5 साल के बाद अगर कोई भी प्रोविंस चाहती है तो उसकी जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेजिस्लेचर बनेगी, वो लेजिस्लेचर अगर ये बिल पास कर देती है या रेजोल्यूशन पास कर देती है कि वो अपना ग्रुप चेंज करना चाहते हैं, तो फिर अल्टीमेटली वो अपना सेक्शन ए बी सी के बीच में कभी भी शफल कर सकते हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग को ऐसा लगता था कि 5 साल के बाद पहले तो 3 नॉर्थ वेस्ट की और 2 नॉर्थ ईस्ट की, इन्हें इकट्ठा कर लिया जाएगा, और एक प्रोविज़न था कि 10 साल के बाद जो प्रोविंस हैं वो अपने रीजन का और पूरा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन रिकन्सिडर करने के लिए रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकती है। तो जिन्ना ये चाहते थे कि फिर कल को 10 साल के बाद हम अपने रीजन का कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को उसी तरह से चेंज करने के लिए प्रपोजल करेंगे कि पाकिस्तान पूरी तरह से सोवरेन और जो सेक्शन ए के हिंदू डोमिनेटिंग प्रोविंसेस हैं इनसे मुक्त हो जाएगा। तो उनका मतलब ये था कि इस स्कीम में एक तरह से उनकी मांग मान ली गई है। हालांकि पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इंडियन यूनियन ही बनाई है, लेकिन इंडियन यूनियन कैबिनेट मिशन प्लान में बहुत वीक थी। सेंटर के पास यानी कि यूनियन के पास केवल 3 ही मामले थे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। इसके अलावा सारे मामले प्रोविंसेस के पास थे। इनफैक्ट रेजिडरी मामले भी प्रोविंसेस के पास थे।
तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कैबिनेट मिशन प्लान में बहुत ध्यान रखा गया था और यूनियन को वीक रखा गया था। तो ऐसे में जिन्ना इस बात से भी खुश थे, तो उनका असेंट शुरुआती तौर पर आया, लेकिन कांग्रेस इसे अपने हिसाब से देख रही थी। कांग्रेस को ये लग रहा था कि जिन्ना की मांग को नहीं माना गया, यानी कि वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर ये मान के चल रहे थे कि जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को अंग्रेज़ों ने दरकिनार कर दिया। दूसरी बड़ी बात, यूनाइटेड इंडिया अब रहेगा, किसी तरह का कोई डिवीज़न नहीं होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उस समय में। तीसरी बड़ी चीज़, वो ये मानते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी नेचुरली उसमें कांग्रेस का डोमिनेंस रहेगा, और ऐसे में अगर कल को वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर अपने लेवल पर फॉर्म करके कैबिनेट मिशन प्लान के दिए हुए प्रपोजल्स को चेंज कर सकती है। और ये आपको सीधे प्रमाणित होता है 7 जून 1946 को। 6 जून 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकृति देते हैं और 7 जून 1946 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू स्पीच देते हैं और वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रावधान को छोड़ करके बाकी किसी भी प्रावधान को मानने के लिए हम बाउंड नहीं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रावधान को इसलिए मानना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो रूल ऑफ प्रोसीजर को फर्दर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से बदल सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग सॉवरेन बॉडी बनने वाली थी और सॉवरेन बॉडी के अकॉर्डिंग फिर वो आगे जा कर के प्रोसीजर्स बदल सकती थी, नियम बदल सकती थी। ऐसा कांग्रेस का इंटरप्रिटेशन था। और दूसरा कांग्रेस का इंटरप्रिटेशन ये था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आसाम बंगाल सेक्शन सी में रखा था, लेकिन आसाम में सरकार कांग्रेस की थी, और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस सेक्शन बी में रखी थी, लेकिन खान अब्दुल गफ़ार खान के अंडर वो सरकार कांग्रेस के साथ थी। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी कांग्रेस का था, वहाँ फ्रंटियर कांग्रेस काम कर रही थी, आसाम भी कांग्रेस के साथ था। ऐसे में ये प्रोविंसेस अपने सेक्शन में अपने ग्रुप में नहीं रहना चाहते थे। तो कांग्रेस को ये लगता था कि ग्रुप्स फ्लेक्सिबल हैं, इसमें चॉइस है प्रोविंसेस की वो कि वो उस ग्रुप में रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो यहाँ पर जिन्ना इस बात पर बिफर गए जब कांग्रेस ने कहा कि ग्रुपिंग टेम्परेरी होनी चाहिए। जिन्ना का मानना था कि कांग्रेस ग्रुप्स परमानेंट हैं, जो सेक्शन में जो प्रोविंस डाल दी गई है वो अभी उससे बाहर नहीं आ सकती, ये परमानेंट है। क्योंकि परमानेंट होगी ग्रुपिंग अगर, तो ही जिन्ना का फ्यूचर का पाकिस्तान का सपना सच हो रहा था। लेकिन गांधी मानते थे और नेहरू ये कह रहे थे कि ये इस समय में ग्रुपिंग जो है अभी चॉइस के बेसिस पे है कि आप उस ग्रुप में रहना चाहते हैं कि नहीं। तो इन दोनों की इस बात पर अड़ गई, दोनों की कन्फ्यूजन, और ब्रिटिशर्स ने इस कन्फ्यूजन को क्लियर नहीं किया। अगर लॉर्ड वेबल चाहते तो ये कन्फ्यूजन वो क्लियर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके नहीं की, क्योंकि वो ये मानते थे कि कन्फ्यूजन को अभी के लिए फौरी तौर पर ना क्लियर किया जाए, क्योंकि एटलीस्ट इन कन्फ्यूजन की वजह से ही सही, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस प्लान को एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि वो इसे अपने हिसाब से समझ रही है, और मोहम्मद अली जिन्ना भी इसे अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, और वो ड्यू टू दिस कन्फ्यूजन तो रिकॉन्साइल हो जाए पहले ये लोग, थोड़ा प्रोसीजर लेकर के आगे तो बढ़ें, फिर देखते हैं उठ के करवट बैठता है, फिर उस मुताबिक देख लेंगे। तो उन्होंने भी कन्फ्यूजन को क्लियर नहीं किया। मैं आपको बता दूं, उनके एंड पे प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन कन्फ्यूजन स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, दोनों अपने लेवल पर खड़े थे। तो अब ऐसे में फाइनली 29 जुलाई को मुस्लिम लीग तो बाइकआउट कर गई, उसने कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस भी कैबिनेट मिशन प्लान से बाहर हो गई, दोनों पहले एंटर हुए, दोनों बाहर हो गए। लेकिन लॉर्ड वेबल के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई कि एटलीस्ट इसका एक जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है हम उसे तो सक्सेसफुल बनाएं, दैट इज़ द इंटरिम गवर्नमेंट। कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो अभी 14 भारतीय डाल करके अपन को टोटल 16 मेंबर की एक सरकार बनानी है, एक कमांडर इन चीफ भी अंग्रेज होगा और एक गवर्नर जनरल, वो तो खुद वाइसरॉय होगा, 14 मेंबर भारतीय होंगे, वो तो हम बनाएं, जिसमें मुस्लिम लीग को 5 और कांग्रेस को 5, दोनों को 5-5 सीटें दी जानी थी। वो कहा गया कि उसको तो आगे बढ़ाएं, आप अपने कैंडिडेट नॉमिनेट करिए, आगे बढ़ाते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के कई कंसेप्ट थे, एक उसका
प्रोजेक्ट था कि अपन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है जो संविधान बनाए। एक उसका प्रोजेक्ट था ट्रांसफ़र ऑफ पावर, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से करेंगे। एक प्रोजेक्ट उसका था अभी के लिए फौरी तौर पर अंतरिम सरकार, उनका कि उसको बना लीजिए आप। ऐसे में कांग्रेस 2 सितंबर 1946 को उस अंतरिम सरकार का हिस्सा बन गई थी और जवाहरलाल नेहरू को बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उस समय में दिए गए थे। उन्हें वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया गया था। उस वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक्सटर्नल अफेयर्स भी उनके पास था, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास था। ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबके मंत्रालय में आपको बताऊंगा आने वाले दिनों के लेक्चरों में, अभी उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल के पास होम मिनिस्ट्री थी और मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली खान के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। अभी मुस्लिम लीग इसका हिस्सा नहीं है, जब बनेगी। तो ऐसे में अब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस तो ज्वाइन कर गई थी उस सरकार को, अंतरिम सरकार को, और कांग्रेस ने वो सरकार चलानी शुरू भी कर दी थी। लेकिन अब सारी समस्या भारत भर में कहाँ से उत्पन्न होती है? वो यहाँ से उत्पन्न होती है कि यह वह दौर था पूरे भारत में जिस दौर में धार्मिक दंगे प्रबल होंगे। और कारण क्या था? मुस्लिम लीग के द्वारा यह देखा गया कि अंग्रेज अपने वायदों से मुकर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग को किस बेस पे लगा? कैबिनेट मिशन प्लान जो प्रपोज किया गया है, उस प्रपोजल में 15 मार्च 1946 को जब क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोजल की ओपनिंग स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ की वीटोज़ कभी मेजॉरिटी के एडवांसमेंट को नहीं रोक सकती। ये बहुत ड्रास्टिकली ऑपोजिट स्टैंड था अंग्रेज़ों का। क्यों? क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही आप जून के महीने, जुलाई 14 के महीने में 1945 में मुस्लिम लीग के वेवल प्लान को स्वीकार ना करने पर पूरा वेवल प्लान स्क्रैप कर चुके थे। मतलब आप मुस्लिम लीग की वीटो को इतना महत्व दे रहे थे, जो कि दावा करती थी कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, तो आप मुसलमानों की वीटो को इतना महत्व दे रहे थे कि आपने पूरा वेवल प्लान स्क्रैप कर दिया। लेकिन अब क्लीमेंट एटली का ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट, उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन का हम रिस्पेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट और सेफगार्ड किया जाएगा, लेकिन माइनॉरिटी का कोई कदम या उसकी कोई वीटो मेजॉरिटी के एडवांसमेंट को नहीं रोक सकती। ये बड़ा स्टेटमेंट था। मुस्लिम लीग इस बात से बड़ी डिसइंटेंटेड थी पहले से ही। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने पाकिस्तान नहीं दिया कैबिनेट मिशन प्लान में। तीसरी बड़ी चीज़, आपने ये क्लैरिटी नहीं की है कि वो जो अभी फौरी तौर पर सरकार बनेगी अंतरिम, उसमें जो 5 मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग नॉमिनेट करे। जिन्ना इस बात पे अड़े थे, लेकिन आपने इस पर कोई क्लैरिटी नहीं की, क्योंकि जाकिर हुसैन को कांग्रेस ने नॉमिनेट कर दिया था। एक मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस ने भी नॉमिनेट कर दिया, जाकिर हुसैन। इस बात पर बिफर गई थी मुस्लिम लीग। फिर आप डायलेमा भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि जो ग्रुपिंग है वो परमानेंट है कि टेम्परेरी है, और ऊपर से आपने कांग्रेस को निमंत्रण दे दिया कि सरकार बना लो बिना मुस्लिम लीग की पार्टिसिपेशन के। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दूं, कैबिनेट मिशन प्लान ने यह कहा था कि ये प्लान फर्दर अब आगे बढ़ेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और ख़ास तौर पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संदर्भ में कहा गया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे प्रोसीड करती है, कोई प्रोविंस या कोई पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनती है, तो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे फर्दर परस्यू करेगी, वो चलेगी। ऐसे में 2 सितंबर से कांग्रेस के साथ मिलकर के आपने सरकार बना ली है। मुस्लिम लीग को हर फ्रंट पे ही एक धक्का लगा और लगा कि ब्रिटिशर्स रिट्रीट कर गए अपने पुराने स्टैंड से। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डायलेमा हो रहा होगा कि ब्रिटिशर्स का ये स्टैंड एकदम से प्रो कांग्रेस कैसा है, इसको ज़रा समझना पड़ेगा ध्यान से। देखिए, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 2 फ्रंट पे गेम खेला है। पहला फ्रंट ब्रिटिशर्स का क्या है? आप बार बार सुन रहे हैं यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया। ब्रिटिशर्स को इतनी दीवानगी क्यों थी भारत को एकजुट रखने में? ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत ही अच्छे से वेट करके देखा कि कैसा भारत उन्हें फ्यूचर का चाहिए। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजों ने बहुत सारी चीज़ों पर सवाल लगा दिए थे, प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। कैसे? वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजों के बाद यकीनन ही अलाइड पावर जीते हैं, ब्रिटेन जीता है, लेकिन जो 4 साथी मिलकर के जीते हैं
जिन साथियों में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया है, अमेरिका को यूएस से समझ लेना यार तुम खुद, और रशिया को यूएसएसआर, बात ज़्यादा समझ में आए इसलिए मैं रशिया और अमेरिका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया है, ये 4 साथियों में से 2 मजबूत साथी सबको नज़र आ रहे थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गली में 4 डॉन लड़ रहे हैं, तो 2 डॉन क्लियर, अमेरिका और रशिया। लेकिन दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहते हैं, एक सोशलिस्ट है, एक कैपिटलिस्ट है। ये आपको समझ करके चलना होगा। एक जो कैपिटलिस्ट है अमेरिका, वो फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी की ऑलवेज बात करेगा। लेकिन जो सोशलिस्ट स्टेट है वो सोशलिस्ट तो था, लेकिन सभी ने लेनिन का पीरियड और उसके बाद द रीन ऑफ टेरर अंडर द स्टालिन ये देखा था। तो इसको एक तरह से आप कम्युनिस्ट ऑटोक्रेसी कह सकते हैं। ये रशिया में थी, तो दोनों ऑपोजिट थे। और वर्ल्ड वार टू ख़त्म होने के बाद अमेरिका चाहता था कि यूनिपोलर वर्ल्ड खड़ा हो, उसकी ही हेगेमनी हो। लेकिन दूसरी तरफ, इसे हेगेमनी या हेगेमनी कैसे भी पुकार लेना, और दूसरी तरफ रशिया चाहता था कि नहीं, उसकी अपनी हेगेमनी हो। वो बायपोलर वर्ल्ड में था कि 2 पोल हैं, पावर ऑफ पोल, एक मैं एक अमेरिका। अमेरिका सिंगुलर पोल चाहता था, यूनिपोलर वर्ल्ड। ऐसे में आपको पता है 1945 की वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने से 1991 में रशिया के डिसइंटीग्रेशन होने तक पूरा वर्ल्ड इन 2 ब्लॉक्स में बट गया। एक ब्लॉक वो जो रशिया के समर्थक हैं, एक ब्लॉक वो जो अमेरिका के समर्थक हैं। एक ब्लॉक वो जो रशिया के समर्थक, दैट इज सोशलिस्ट ब्लॉक। एक ब्लॉक वो जो अमेरिका के समर्थक है, दैट इज कैपिटलिस्ट ब्लॉक। अमेरिका के समर्थक ब्लॉक खुद को प्रो डेमोक्रेसी ब्लॉक कहते थे, और अमेरिका कहता था कि पूरे विश्व में सोशलिज्म, कम्युनिज्म फैल रहा है, इसे रोकना है। तो अमेरिका ने कंटेनमेंट पॉलिसी चलाई थी पूरे वर्ल्ड में। और दोनों ने कभी सीधे एक दूसरे से वॉर नहीं की, लेकिन पूरे विश्व को मंच बना दिया युद्ध का, और डायरेक्ट वॉर में इंड्यूस नहीं हुए। ये कोल्ड वॉर था। और वियतनाम कह लीजिए, उसके 2 टुकड़े करा लीजिए, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, एक प्रो रशिया, एक प्रो अमेरिका। चाहे फिर कोरिया, आज भी नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, प्रो अमेरिका। चाहे फिर अफ़गानिस्तान, चाहे फिर इजिप्ट, चाहे फिर पूरा यूगोस्लाविया। तो बल्कान, जितनी भी बल्कान कंट्रीज़ हैं, तो पूरा विश्व जो है इन्होंने मंच बना दिया। चाहे फिर वो क्यूबा हो या कुछ भी हो। ऐसे में ब्रिटेन ये देख रहा था उस समय में कि अगर एशिया की बात मैं करूं तो मेरे ज़बरदस्त इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इंडिया में अभी भी, और फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाले हैं। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी मेरे पोषित होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक ऐसा इंडिया चाहिए जो इंडिया एटलीस्ट डिफेंस में इतना स्ट्रेंथेंड तो हो, और स्ट्रेटजिकली लोकेटेड होने की वजह से, क्योंकि अगर रशिया की सोशलिस्ट पॉलिसी को, कंटेनमेंट पॉलिसी को आपको रोकना है, सॉरी कम्युनिस्ट पॉलिसी को आपको रोकना है, आपको कंटेन करना है, तो एशिया में, एशिया एज ए रीजन आपको अपोजिट टू द चाइना कोई चाहिए, क्योंकि चाइना भी कम्युनिस्ट हो चुका था 1949 में। आगे चाइना भी कम्युनिस्ट हो जाएगा, उसका माहौल बन रहा था वहाँ पे। तो ऐसे में आपको इंडिया तो एक डिफेंस वाइज स्ट्रेंथन चाहिए, क्योंकि इंडिया की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आपके सर्व होने चाहिए। तो फिर ब्रिटिशर्स इस समय में 2 चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं। एक तो इतना मजबूत भारत भी नहीं चाहिए जो भारत किसी तरह से ब्रिटिशर्स के अधीन ही ना हो, जो स्वयं विकसित हो जाए, जिसे ब्रिटिश कैपिटल, ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर, मल्टीनेशनल कंपनीज़, ब्रिटिश लाइफस्टाइल डोमिनेट ही ना कर पाए, जो अपनी शर्तों पर अंग्रेज़ों के साथ इक्वल ग्राउंड पे आके ट्रीटी साइन करेगा, जो उनके अधीन नहीं रहेगा, जो बड़ी इंटरनेशनल बॉडीज़ में अपना खुल करके स्टैंड रखेगा, बड़ा वोकल होके चलेगा। ऐसा मुखर भारत भी नहीं चाहिए। ऑलवेज इतना का कमज़ोर तो चाहिए कि हमारे अधीन बने रहे, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं चाहिए कि मित्र कहने में भी शर्म आ जाए और हमारा कोई पर्पज़ ही सॉल्व ना कर पाए। इतना का स्ट्रेंथन तो चाहिए कि भाई हमारे इस रीजन में दबदबा बनाने वाला पर्सन ये है, हम ये कह के इसे प्रोजेक्ट कर सके। तो रशिया, चाइना ऐसी जैसी पावरों के साथ मुचाइटा लेने के लिए थोड़ा मजबूत चाहिए। तो अगर डिवाइडेड भारत करते हैं जैसा पाकिस्तान मांग रहा है मुस्लिम लीग, तो फिर ये बहुत डिवाइडेड हो जाएगा, तो डिफेंस वीक पड़ जाएगा। तो डिफेंस वाइज इतना वीक इंडिया डिवाइड होके नहीं चलेगा, फिर ब्रिटिश इंटरेस्ट सर्व नहीं होंगे। लेकिन बहुत स्ट्रेंथेंड भी नहीं चाहिए। इसके लिए
कम्युनलिस्ट थॉट ऑलवेज प्रमोट किए, ऐसे प्लान दिए कि इंडिया में रीजनल इंटीग्रिटी जोग्राफिकली तो हो, लेकिन इमोशनली, इकोनॉमिक सेंस में, कल्चरली कभी भी वो इंटीग्रिटी फील ना हो, सॉलिडेरिटी ना बचे भारतीयों में, भाईचारा ना बचे भारतीयों में, खून के प्यासे रहते हो, यकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो ताकि युद्धों में रहें और हमसे हथियार जम करके खरीदते रहें, पैसा सेना रखने में लगाएं, हथियार खरीदने में लगाएं, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, सैनिटेशन, विकास कार्यों में या ह्यूमन डेवलपमेंट में ना लगाएं, पिछड़ते रहे, जो कोल्ड वार के दौरान अधिकतर मुल्कों का हुआ। आज अफ्रीका के मुल्कों का क्या हाल है। तो भीतरी तौर से कमज़ोर भारत, बिखरा सा भारत, लेकिन टेरिटोरियल वाइज, रीजनल इम्पैक्ट वाइज, ज्योग्राफी वाइज, डिफेंस वाइज एक स्ट्रॉन्ग भारत। दोनों पर्पस कैसे सॉल्व हो सकते हैं? मुस्लिम लीग की बत्ती भी सुलगाई रखो, भारत में प्रिंसली स्टेट्स को भी एक अजीब से संशय में डालते रहो, क्लैरिटी मत रखो कि तुम आज़ाद रहना है तो आज़ाद रह लेना, किसी इंडियन प्रोविंस के साथ अग्रीमेंट करना है तो कर लेना, पूरे रीजन के साथ सेक्शन ए बी सी के साथ करना कर लेना, वरना हमारे साथ ही कोई अग्रीमेंट कर लेना। तो ना तो प्रिंसली स्टेट्स अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडिया से पूरा इंटीग्रेट हो पाए, जबकि होंगे वो वहीं पे, क्योंकि इंडियन यूनियन से कोई भी सेसेशन नहीं कर सकता। कैबिनेट मिशन में इंडियन यूनियन से बाहर नहीं जा सकते, रहोगे वहीं। तो ना प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया मिल पाए, ना मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ आपस में मिल पाएँ, ऐसे ही लड़ें, डिसयूनिटी रहे, अनइफेक्टिव से रहें, सब कॉन्टिनेंटल लिबरेशन का सपना कभी पूरा ना हो। लेकिन रहो कम से कम एक यूनाइटेड की, जब एक ही अथॉरिटी से बात करके पूरे इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल रीजन में अपने टैंक, हेलीकॉप्टर, सेना उतार दें, फिर 10 मुल्कों से बात ना करनी पड़े। बात समझ रहे हो? कमज़ोर सा मुल्क होगा लेकिन ज्योग्राफी वाइज बड़ा होगा, एक नुमाइंदा पकड़ेंगे, एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी, और उसको कहेंगे तुम्हारी मदद के लिए सेना भेजें, और इतना सारा ज्योग्राफिकल एरिया विद इन अ मिनट अपने कंट्रोल में हो जाया करेगा। और सेना भेजने को तो बड़ा भैया है ही अपना अमेरिका, हमेशा आतुर रहता है, लगाऊं अपने सबमरीन वहाँ पे। तो ये डुअल सपना चल रहा था, भीतरी कमज़ोर, बाहरी मजबूत भारत। इसके लिए ये कैबिनेट मिशन प्लान में यूनाइटेड इंडिया का सपना इन्होंने दिया है। लेकिन देखिए हर तरह की कमजोरी भी दी है उसी में, ऐसा सपना पाकिस्तान को भी दिखाया। तो ऐसे में वो जो सरकार बनाई गई है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, तो जिन्ना को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई मेरी बात मानी ही नहीं गई, तो उसने आक्रोशित होकर के कह दिया वाइसरॉय को कि कहीं गलती से भी ये मत समझ लेना कि हमारा एक्शन जो है वो सिर्फ वर्डिंग्स में है, करके दिखा देंगे, लहू बहा देंगे इस बार। वेवल देख रहा था कि जो जिन्न हमने पैदा किया था, ये जिन्न हमसे खुद से बंद नहीं हो रहा शीशे में, अब क्या करें। और जिन्ना ने प्रमाणित कर दिया, कहते 29 जुलाई को हमने सरेआम स्टेटमेंट में लिख के दिया है कि अब तो डायरेक्ट एक्शन होगा। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर, लड़के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। बस फिर ब्लड बाथ, वो कहानी मैं बता चुका हूँ। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में हिंदू कटे, हिंदू मेजॉरिटी मुस्लिम कटे, मुस्लिम मेजॉरिटी में सिख कटे, सिख मेजॉरिटी में मुस्लिम कटे। बस पूरी तरह से पूरा भारत अगस्त 1946 से सितंबर, अक्टूबर, बंगाल क्या, मद्रास क्या, यूनाइटेड प्रोविंस क्या, बिहार क्या, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या, पंजाब क्या, कोई रीजन बाकी नहीं रहा। हज़ारों की तादाद में लोग मारे जाने लगे। ये जो माहौल भारत में बन रहा था, कम्युनलिस्ट लाइन पर लोग जो कट रहे थे, इसने पूरा मजबूर कर दिया भारत को। और अंग्रेज़ों ने इसमें और घी डाला, मुस्लिम लीग को इसमें वापस डाल करके। और अंग्रेज़ों का तर्क यहाँ पर क्या था कि मुस्लिम लीग जो कि अब अच्छा खासा प्रोविंसेस में मुस्लिम मासेस के लिए एक रिप्रेजेंटेशन रखती है,
उसके बिना ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वाइसरॉय का, ये रिप्रेजेंटेटिव सर नहीं है, इसलिए मुस्लिम लीग का आना जरूरी है। 13 अक्टूबर से ही मुस्लिम लीग के साथ बातचीत शुरू कर दी गई थी और 16 अक्टूबर को चीज़ें फाइनलाइज हो गई। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी ये अंतरिम सरकार ज्वाइन कर ली कांग्रेस के साथ आकर के बैठने को। ऐसे में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है समझने वाली। पहली चीज़, अंग्रेज़ों की इसके पीछे मंशा क्या थी। अंग्रेज़ों की इसके पीछे मंशा यह थी कि किस तरह से इस वक्त भारत में जो सरकार चलाई जा रही है अंतरिम कांग्रेस के द्वारा, इसे डीरेल किया जाए। डीरेल करने का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, दो चीज़ों को समझना होगा यहाँ पर। पहला कंसेप्ट यहाँ पर यह आ जाता है कि ब्रिटिशर्स यकीनन ही भारत से जाना चाहते थे, लेकिन मैंने आपको बार बार समझाया, वो अपने सपनों का भारत क्रिएट करके जाना चाहते थे। और सपनों का भारत वह जो पूर्ण रूप से सांप्रदायिक रंगों से रंगा हो, और उसमें यदि कांग्रेस एक मजबूत सरकार इस वक्त बना करके उस सांप्रदायिकता का कर्ब कर देती, दबा देती, दमन कर देती, अंग्रेज़ों के लंबे समय की मेहनत विफल हो जाती। क्योंकि इस अंतरिम सरकार में भारतीय मंत्रियों को शक्तियाँ काफ़ी थी और अंग्रेज़ यह होने देना नहीं चाहते थे कि वह सांप्रदायिकता का जो पौधा हमने इतनी मेहनत से लगाया है, वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस कुचल दे। तो ऐसे में वाइसरॉय जहाँ हो सके वादे की खिलाफत करके भी वीटो का इस्तेमाल कर गए। जब जब कांग्रेस ने सेना को भेजना चाहा डिस्टर्बेंस रिडन एरियाज़ में, कमांडर इन चीफ जिसके पास सेना थी, जो कि अंग्रेजी सदस्य था, उसने कांग्रेस मंत्रियों का साथ नहीं दिया। मुस्लिम लीग को भीतर लाए और मुस्लिम लीग को भीतर लाने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने अपनी दो चीज़ें नहीं त्यागी। मुस्लिम लीग को उन दो चीज़ों के साथ एक्सेप्ट किया इस अंतरिम सरकार में, और दो चीज़ें क्या थी? पहली, मुस्लिम लीग ने अपनी टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान की मांग का त्याग नहीं किया था, और दूसरी, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को शुरू किए गए डायरेक्ट एक्शन प्लान का रोल बैक नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्लान बंद किए बिना, रोल बैक किए बिना, सांप्रदायिक हिंसा रोके बिना, ब्लड शेड को रोके बिना और पाकिस्तान की मांग को त्यागे बिना ज्वाइन किया अंतरिम सरकार को। तो फिर यहाँ से साफ मंशा नज़र आती कि मुस्लिम लीग खुद सरकार चलाने नहीं आई थी। इनफैक्ट जो मुस्लिम लीग की सिविल वॉर चल रही है, गृह युद्ध चल रहा है सड़कों पर, उसे अब वो उस सरकार के भीतर चलाना चाहती थी। कांग्रेस को वहाँ पर डिफंक्ट करके पूरी तरह से डिसफंक्शनल कर देना चाहते थे अंतरिम सरकार को और कांग्रेस को, ये उनका उद्देश्य था। ऐसे में जिन्ना की बातों से, स्टेटमेंटों से ही झलकता था जब उन्होंने अंतरिम सरकार ज्वाइन की, अपने लोगों को संबोधित करते हुए कि हम एक नया मोड ऑफ सिविल वॉर ओपन करने जा रहे हैं, एक नए तरीके से। आप इसे सिविल वॉर का एक्सपेंशन ही समझिए बस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जाकर के हम ये करने वाले हैं। और दूसरा, मुस्लिम लीग की चिंताएं कि जब 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफे दे दिए थे वर्ल्ड वार 2 में भारत को इंक्लूड करने के वजह से, ऐसे में उस रिक्त पड़े स्थानों पर जब हमने सरकारें संभाली हैं तो हमारी परिस्थिति आज बदल गई। 1937 के चुनाव में हमारा कोई बेस नहीं था, आज है, हम लोगों के समीप आए। कहीं कांग्रेस वो हिस्ट्री रिपीट ना कर दे, जो हमने सफलता हासिल की वो कांग्रेस ना कर जाए, और जो कांग्रेस ने गलती की थी 1939 में, कहीं अब हम वो गलती तो नहीं कर रहे, ऐसा वेवल ने उनको समझाया। क्योंकि क्रिप्स मिशन के अंदर जो एक मेंबर द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी थे, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड वेवल, ये दोनों मुस्लिम लीग से और जिन्ना से सहानुभूति रखते थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो वेवल ने उसको समझाया कि अगर अकेले कांग्रेस मंत्री पद संभाले और सरकार चलाएगा तो वो पावर का बेस्ट यूज़ ले सकता है, वो लोगों के समीप आ सकता है और उन्हें डिलीवरी दे देगा। और अगर वो रिजल्ट ड्रिवन ओरिएंटेड सरकार बनी तो फिर तुम समस्या में चले जाओगे कल को आने वाले समय में। तो ऐसे में ये अपॉर्चुनिटी वो देना नहीं चाहते थे कांग्रेस को, इसलिए भी वो आए यहाँ पर।
अंतरिम सरकार में और बहाना ये बनाया कि भाई हम माइनॉरिटी की रक्षा के लिए आए हैं, ना केवल मुस्लिम माइनॉरिटी, पूरी माइनॉरिटीज़ की रक्षा के लिए आए हैं। क्योंकि यह लाइन भी कह देना कांग्रेस पे एक आरोप है कि कांग्रेस मेजॉरिटी की पार्टी है, कांग्रेस मेजॉरिटेरियनिज्म करती है, कांग्रेस मेजॉरिटी में भी कास्ट हिंदूज़ की पार्टी है, क्योंकि डिप्रेस्ड क्लास को उस समय माइनॉरिटी कह के ट्रीट करते थे। तो ऐसे में ये आरोप कांग्रेस पर लगाना था उनको। और प्रमाणित ये यहाँ से हुआ कि वो इसको डिसफंक्ट करने इसलिए आए हैं कि उन्होंने अपने सारे सेकंड ग्रेड के नॉमिनीज़ को मंत्री पद दिलाए सरकार के अंदर, और मेन कैडर अपना फील्ड पे उतारा हुआ था उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे वाले प्लान पे। लियाकत अली खान को छोड़ करके बाकी सभी मेंबर के नाम नूम भी आपने सुने नहीं थे। इससे ये प्रमाणित था कि वो सरकार चलाने में कम, उसे डुबाने में, कमज़ोर करने में ज़्यादा यकीन रखते थे। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर ज्वाइन हुए। अब ऐसे में हो ये रहा था कि ये सरकार हैंडीकैप्ड है, ना वाइसरॉय पे कंट्रोल है नेहरू का, ना कमांडर इन चीफ पे कंट्रोल है। जो भी मीटिंग्स कांग्रेस ऑर्गेनाइज़ करती थी कि पहले हम मीटिंग कर लेते हैं, उसमें ये सारी बातों पे सहमति कर लेते हैं, फिर कल हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठ के मिलेंगे, तो सब कुछ पहले सहमति की होगी, तो वहाँ पर फिर जल्दी से निर्णय हो जाएगा वाइसरॉय की अध्यक्षता में। तो ऐसे में इन सभी मीटिंगों का बायकॉट करते थे मुस्लिम लीग के मेंबर, वो इनमें कभी शामिल ही नहीं होते थे। तो ऐसे में अब कांग्रेस को ये दिख रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक तरह से ब्रिटिशर्स खुद कुछ कर नहीं रहे। ये किसने कहा था? ये वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आप खुद कुछ करेंगे नहीं, हमें आप करने देंगे नहीं। ये कैसा माहौल बना रखा है। तो ऐसे में दंगे कंट्रोल ही नहीं हो पाए, भड़कते चले गए ज़बरदस्त। और अब भारत के सामने कोई परिस्थितियाँ बची भी नहीं थी बंटवारे के अलावा। यहाँ पर एक एपिसोड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में बनी हुई है, लेकिन मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संविधान सभा की पहली मीटिंग जो 9 दिसंबर को हुई उसमें हिस्सा नहीं लिया। और इसी समय में लंदन में 6 से 9 दिसंबर तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ आए, वहाँ पर मीटिंग चल रही है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, अब जा कर के अंग्रेज़ों ने, जब कांग्रेस सितंबर से सरकार में है, कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन, पहली मीटिंग होल्ड कर दी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग इतनी डिसिप्लिन्ड हुई, लगा जैसे विश्व की किसी सबसे प्रगाढ़ संसद की पहली सभा लगी हो। ये तो कांग्रेस की आदत थी, क्योंकि 1885 का कांग्रेस का पहला बॉम्बे सेशन भी किसी पार्लियामेंट से कम नहीं था उस समय की कांग्रेस का। अब अंग्रेज़ों ने ये देखा, खबरें मिली, अब उन्होंने स्टैंड क्लियर किया है कि जो सेक्शन बनाए ना ग्रुप, ये परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। तो ये किसके हित में गया डिसीजन? जिन्ना के। जिन्ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है नहीं, इंतरिम सरकार को चलने दे नहीं रहे, बिना अपने एक्शन छोड़े, डायरेक्ट एक्शन प्लान, पाकिस्तान की मांग छोड़े, जो कि सीधे सीधे कैबिनेट मिशन प्लान की वायलेशन था, फिर भी अंतरिम सरकार में बने हुए हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस कह रही है कि हमारी मांग ये है कि अंग्रेज़ मुस्लिम लीग के मेंबरों को अंतरिम सरकार से बाहर करे, पहली शर्त। और जो नहीं करना है बाहर, तो अभी अभी मुस्लिम लीग से कहा जाए कि अपनी डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल को वापस ले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आकर के अभी ज्वाइन करे और पाकिस्तान की मांग को छोड़े। अगर डायरेक्ट एक्शन डे की चीज़ प्रोसेस को नहीं छोड़ा इन्होंने, यहाँ अंतरिम सरकार में कॉन्स्टिट्यूएंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठ करके अगर इन्होंने हमारे साथ हाथ से हाथ मिला करके निर्णय लेकर के आगे नहीं बढ़े, हमारे हर डिसीजन को ये अड़ंगा अड़ाते हैं, आज ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और एक तरह से पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिफंक्ट हो रखी है, चल ही नहीं रही है। क्या पर्पज़ है इसका? तो यदि आप इनको अभी इनका डायरेक्ट एक्शन प्ले रोल बैक करने को नहीं कहते, यदि आप इनको ये नहीं कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को प्रॉपर काम करने दें, और इनको नहीं कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करें, फिर हम इस सरकार से अपनी नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। हम इस अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये काम वैसे भी नहीं कर रही। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को अभी भी तवज्जो नहीं दिया। 5 फरवरी 1947 को कांग्रेस ने फाइनल डिसीजन दे दिया कि भाई आप ये करते हैं तो ठीक है, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ऐसे में इसके जवाब के तौर पर क्लीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लेकर के आए अपना स्पीच ऑन द इंडियन इंडिपेंडेंस।
तो इसे क्लीमेंट एटली स्टेटमेंट या क्लीमेंट एटली स्पीच कहा जाता है कि भारत में एक शांति कुछ बहाल हो। तो उसका पहला बिंदु कि भाई हमने हर तरह से भारत में यूनिटी बनाए रखने की कोशिश की, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को एक साथ लाने के प्रयास किए और डिफरेंट पॉलिटिकल फैक्शंस को एक ग्राउंड पे लाने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं रही। तो हम आपको ये बताते हैं कि भारत इस डेंजरस स्थिति में और आगे लंबा नहीं चल सकता, तो हम जून 1948 में भारत को फ्री कर देंगे, ये डेट तय कर दी। लेकिन दूसरी बहुत बड़ी बात कह दी कि जब ये डेट अब तय हो गई है तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होना तय है। अब ये उस समय के हालातों पे निर्भर करेगा कि जो हम ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंडिया में करेंगे वो पूरे इंडिया के लिए किसी एक बॉडी के साथ करके जाएंगे जो कि फुल इंडिया की एक सेंट्रल बॉडी होगी, या फिर हम अलग अलग पार्टीज़ के साथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर करेंगे, तकरीबन एक बड़े से भारत के लिए एक बॉडी के साथ और जो प्रोविंसेस उसमें नहीं आना चाहती उनके साथ अलग से। और तीसरा, प्रिंसली स्टेट का स्टेटस प्रिंसली स्टेट्स तय करेंगे, ब्रिटिश पैरामाउंट्सी फिर उन पर प्रभावित नहीं रहेगी। तो एक तरह से क्लीमेंट एटली की इस स्टेटमेंट ने पूरा ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया है कि अब इस स्टेटमेंट को आधार बना करके आपने जब खुद स्टेटमेंट में ही ये कह दिया कि भाई आप अब आगे ट्रांसफ़र ऑफ पावर करेंगे और ये डिसाइडेड है कि ये होके रहना है, लेकिन आपने ये क्लियर कर दिया कि अब ये किसी एक सिंगल बॉडी के साथ हम करते हैं या हम 2 बॉडीज़ के साथ करते हैं या 3, ये फिर जो उस समय में बेस्ट पॉसिबल होगा उस मौके पे देखेंगे। तो फिर तो हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहेगा। आपने तो एक तरह से ज़मीनी हकीकत वहाँ पर रख दी खोल करके कि भारत में अब लूट होगी, जितना लूटना है लूट लो, जिसको जितना अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिलता है बढ़ा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या थी। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर आप आइडियल स्टेट के तौर पर देखें तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि इस मौके पर ब्रिटिशर्स को यदि यह नज़र आ रहा था कि दोनों पार्टीज़ में आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा, ब्रिटिशर्स अपनी संपूर्ण शक्ति यहाँ पर इस्तेमाल करते और अपने लेवल पर भारत का एक कंप्लीट सॉल्यूशन जेन्युइन विल के साथ यहाँ प्रोवाइड करते। जिन्होंने भारत पे इतने लंबे समय तक शासन किया हो और अपनी नीतियाँ यहाँ पर लागू की हों भारतीयों के विषयों के अगेंस्ट, भारतीयों की विशेष के अगेंस्ट, उनको जब राइट टाइम में अब इंटरवेंशन करना था, अब जब उन्हें अपनी पावर को असर्ट करना था, शक्ति दिखानी थी, तभी उन्होंने ये दिखाया कि हम तो बड़े निर्बल और कमज़ोर से हैं। जबकि अब तक हर बार अपनी शक्ति के दम पर हर कार्य कराते आए थे। एक मुस्लिम लीग नहीं कंट्रोल हुई उनसे, एक कांग्रेस ही उनसे ऑन टेबल नहीं आ पाई। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथेंड और असर्टिव एक्शन लेने की जरूरत थी, वो उन्होंने नहीं ली, उन्होंने छोड़ दिया भारत के ऊपर, ये देखा जाएगा।